हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कानपुर से एक बार फिर आप सभी के समक्ष शायद 15 दिन बाद आया हूँ और मुझे बीच में ना आने का खेद है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। कुछ व्यस्तताएं होती हैं जिसकी वजह से मेरा आना मुश्किल हो जाता है। आदरणीय मिश्रा जी से भी मैंने इस बारे में बोला था कि शायद है कुछ मजबूरियाँ हैं। कभी कभी बोलने के लिए विषय वस्तु की तलाश करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है कि किस विषय पर बोला जाए और क्या बोला जाए। लेकिन आज एक विषय जो मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है और जिस विषय ने मुझे बताया है कि क्या बोला जाए, किस विषय पर बोला जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जनसंख्या पर बात करूं। आजकल यद्यपि मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, ना मेरे पास इतनी अकल है जो कि मैं अपनी बात को कह पाऊँ, परंतु इतना अवश्य है कि थोड़ी बात अपने व्यूज़, अपने विचार तो व्यक्त कर सकता हूँ। तो जो जनसंख्या का कानून बनने जा रहा है, ये कानून नहीं है। कुछ लोगों को ये होने लगा है, जो बहुत ही राजनीतिक चर्चाएं करी जा रही हैं, बहस करी जा रही हैं कि ये कोई कानून बन गया है, बल्कि ये कानून नहीं बना है। ये कानून ना होकर ये एक मसौदा तैयार किया गया है जिस पर कि विचार मांगे गए हैं कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं और किस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने एंगल से उसे देखने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए। देखिए, एक समस्या है जिसकी वजह से देश की कई प्रकार की परियोजनाएं, उन्नति, परेशानियां उलझ जाती हैं। और वो समस्या, जो मेन समस्या है, मुख्य समस्या है, वो है जनसंख्या की समस्या। अभी आपने पिछले दिनों देखा, महामारी में हम लोगों की तरफ पूरा विश्व ये देख रहा था कि भारत में अगर कोरोना फैल गया तो भारत में ये हो जाएगा, भारत में वो हो जाएगा। और जिसकी विभीषिका ने देखी और हमने उस चीज़ को महसूस भी किया कि कोरोना की दूसरी लहर में हमने बहुत से अपने लोगों को खो दिया। लेकिन जनसंख्या पर जब भी बात होती है तो लोग इसे राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, मजहबी चश्मे से देखते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए सही नहीं है कि अगर परिवार छोटा होगा, आमदनी के स्रोत सीमित हो रहे हैं, लोगों की परेशानियां परिवार बड़े होने से बढ़ जाती हैं। आप खुद इस बात को विश्वास कर सकते हैं, जिनके परिवार छोटे होते हैं तो उनके खर्चे कितने सीमित तरीके से, कितने अच्छे तरीके से चलते हैं, और जिनके परिवार बड़े होते हैं। हम ये नहीं कहते कि परिवार का बड़ा नहीं होना चाहिए। एक वो थिंकिंग थी, एक वो पुरानी पद्धति थी, पुराना सिद्धांत था कि परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का संघर्ष हो जाए तो परिवार काम आता है, जितने हाथ उतना ही बढ़िया, और खाने को तो मिल ही जाता है। कुछ पुरानी परंपराएं थी, लेकिन ऐसा नहीं। अब मनुष्य जो है बहुत ही दिमाग से सुदृढ़ है, बहुत पूरा परिदृश्य बदल गया है। तकनीकी दृष्टि से भी बदल गया है। भौगोलिक दृष्टि की तो बात अलग छोड़ दीजिए, तकनीकी दृष्टि से हम आज तकनीक पर आधारित हो गए हैं। तो हमें उन तकनीकों को देखते हुए, आज ये तकनीक का ही तो कमाल है कि हम आपके पास न केवल अपनी बात भेज रहे हैं, बल्कि अपना वीडियो आपके पास भेज रहे हैं। क्या हम आज से 10 साल पहले इस बात की कल्पना कर सकते थे कि हम कुछ ऐसा? लेकिन विषयांतर में मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ बात करना चाहता था जनसंख्या की। तो जनसंख्या के सीमित होने से बहुत सी समस्याओं का निदान हो जाएगा। एक तो परिवार के अंदर से ही लेके चलिए आप। अगर परिवार में एक बच्चे की परवरिश ले लीजिए या 2 बच्चे की परवरिश ले लीजिए, तो उसमें खुद ही आप, मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैंने पहले ही बता दिया कि मैं कोई इतना विद्वान और कोई बहुत मनीषी व्यक्ति तो हूँ नहीं। मैं आप ही के बीच से निकला हुआ एक व्यक्ति हूँ जो अपनी बात को कहने का प्रयास करता है। तो आप ही सोचिएगा, जिसके 2 बच्चे होते हैं वो अपने परिवार को कितने अच्छे और व्यवस्थित ढंग से चला लेता है। और जहाँ बहुत बड़ी फ़ौज होती है, फ़ौज से मेरा मतलब यही है कि मान लो हम ही 5 भाई बहन, लेकिन ये लगभग 40-45 साल पुरानी बात है। पहले किसी के 5-6 से कम बच्चे होते ही नहीं थे, लेकिन समय बदल गया। पहले क्या होता था कि अगर पड़ोसी भूखा है तो पड़ोस वाले को नींद नहीं आती थी। पहले एक गांव में क्या होता था कि पूरा गांव जब तक खा ना ले
और अगर एक भी भूखा है तो पूरे गांव को चिंता लगी रहती थी। आज अगर पड़ोसी भूखा है तो उसे कोई चिंता नहीं है। समय बदल गया। समय बदला क्यों? ये सब जनसंख्या का रहा। जनसंख्या बढ़ी, लोगों की मानसिकताएं बदली, कुछ राजनीति भी हुई, धार्मिक हस्तक्षेप हुए, धर्म के आधार पर। मैं ये भी कहना चाहूँगा यहीं पे कि धर्म के आधार पर भी लोगों को बांटा गया, फिर धर्म के बाद फिर जाति के आधार पर बांटा गया। लेकिन इन चीज़ों का जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर कोई भी है और अगर उसका परिवार छोटा है तो वो अपने परिवार को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सीमित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चला पाएगा। और हमारा अगर इसी परिवार के रूप में अगर विस्तृत रूप से देखें, व्यापक रूप से देखें, तो देश को देख लें। आप दुनिया की किसी भी देश में चले जाइए, स्वीडन चले जाइए, नॉर्वे चले जाइए, ये तो मैं यूरोपीय कंट्रीज़ की बात बता रहा हूँ, जापान चले जाइए, और ये आप वही चाइना चले जाइए। अब चाइना में क्या है, वन देन नन की पॉलिसी को अपना रखा है। और अपने यहाँ तो चाइना कितने कठोर कानून भी नहीं है। जो कानून का मसौदा दिया गया है उसमें उन्होंने कठोरता को तो बिल्कुल नहीं लिया। उन्होंने कहा भाई अगर आपके ऐसा होगा, 2 से ज़्यादा चाइल्ड बच्चे होंगे तो आपको सरकारी नौकरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको निकाय चुनाव में नहीं लड़ने दिया जाएगा, आपको 2 वेतन वृद्धि नहीं मिलेंगी। ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं ये तो। लेकिन अभी भी इसको कानून नहीं बनाया, केवल इस पर सजेशन मांगा गया है, केवल आपके विचार मांगे गए हैं। और जो हंगामा बरपाया गया है कि अरे कानून चुनाव की वजह से और इस वजह से लाया गया, हो सकता है उसकी टाइमिंग में कमी हो और हो सकता है नीति और नीयत में भी खोट हो। लेकिन वास्तविकता ये है, मैं किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष न लेते हुए केवल इतनी ही बात कहूँगा कि बात जो करी गई है वो बिल्कुल सही है। बात में किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं है। अब चाइना तो वहाँ पे राशन कार्ड इशू नहीं होता है, अगर किसी के 1 से ज़्यादा बच्चे हैं तो राशन कार्ड इशू नहीं करेंगे। अब चाइना, मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये आया था कि चाइना अब बढ़ती हुई नहीं बल्कि घटती हुई आबादी से परेशान है। और 2052 तक आते आते तो बहुत दूर है, लोग सुना तो ये जा रहा है 2038 तक आते आते हम दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हो जाएंगे। हमारे पास संसाधन सीमित है, हमारी क्षेत्रफल सीमाएं आप देख रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ वर्गवाद, क्षेत्रवाद, धर्म के ऊपर किस तरीके से विवाद हो रहे हैं। कहीं कोई कुछ कहने लगता है, कहीं कोई कुछ कहने लगता है। तो ये सब है क्या? ये सब जनसंख्या से ही रिलेट करता है। देखिए राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो समस्या है उस पर एक विचार करने की ज़रूरत है। और ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बनने जा रहा है, कानून से कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, मध्य प्रदेश में ये बहुत पहले से है कि 2 से अधिक बच्चों को वाले को निकाह चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। महाराष्ट्र में ये कानून चल रहा है, राजस्थान में भी ये कानून है। तो जब अन्य जगह पर ये कानून चल सकता है, कानून में ये तो है नहीं कि अगर आपके 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको मर्डर का केस लगा दिया जाएगा या कोई बहुत बड़ी सज़ा दे दी जाएगी, ऐसा भी नहीं। बल्कि जो लाभ मिलते हैं उन लाभों से आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो भाई ये तो सीधी सी बात है, अगर आप लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो अपने आप को संयमित करिए। अब कोई प्रजनन दर पे सवाल उठाता है, कोई मतलब कई तरीके की समस्याएं, कई तरीके की बातें करी जाती हैं, लेकिन इससे पहले किसी ने भी इस तरीके की बातें नहीं करी। तो जब तक बिल के बारे में बात नहीं हुई, जब से कानून के मसौदे के बारे में बात नहीं हुई, किसी ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की बात नहीं की। और आज जब मसौदा बन के आ गया तो लोग कहते हैं कि अभी तक क्या कर रहे थे, 4.5 साल तक तुमने क्या किया, 4.5 साल तक तुमने क्या किया, अब कानून लाए। तो क्या 4.5 साल पहले सबसे पहले यही कानून ले आते? 4.5 साल तक क्या किया? बहुत से काम हुए हैं। अगर उठा के देखो, उनके कोई राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पे नहीं मैं बताना चाहता हूँ, जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो काम करती है, चाहे समाजवादी पार्टी का शासन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो। समाजवादी पार्टी ने तो चुनावी इस तरीके से लड़ा था कि मैं काम बोलता है, और वास्तव में सही बात है, उन्होंने बहुत काम किया था। वो उनके और तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद हो सकता है काम किया हो। मैं किसी के कामों को गिनाने के लिए यहाँ थोड़ी बैठा हूँ, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात केवल इतनी कर रहा था कि जनसंख्या,
जनसंख्या के बिल का विरोध किसी को मजहबी आधार पर तो कतई नहीं करना चाहिए, और ये सभी लोगों के लिए सही है। जनसंख्या सीमित होगी तो हमारी उन्नति के द्वार निश्चित रूप से स्वतः ही अपने आप खुल जाएंगे। और जो भी शिक्षित समाज है, आजकल किसी भी धर्म का शिक्षित समाज हो, उनके बच्चे बहुत ही सीमित होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को हो। हमारे संगठन में ही, हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट में मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, नाम लेना क्या है सब समझ सकते हैं। हमारे सभी लोगों के बड़े ही सीमित परिवार हैं, और ये अच्छी बात है कि हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं उस चीज़ को देख रहे हैं, ना किसी धार्मिक दृष्टि से उस चीज़ को देख रहे हैं। तो मैं केवल यहाँ पर इतना कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या के बिल का हम समर्थन करते हैं, और हमारा दिव्यांग समाज भी उस बिल का समर्थन अवश्य करेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये तो रही जनसंख्या बिल की बात। अब हम एक दूसरी बात करते हैं, यहाँ से विषय का थोड़ा सा अंतर करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली एक अखबार में मुझे क्लिप पढ़ने को मिली, हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट में भी उसको शेयर किया गया कि इस बार पद्म पुरस्कार जनता के द्वारा बताए हुए लोगों को दिए जाएंगे। क्यों ना जनता से सीधे उन नामों को मांगा जाए जो अपने अपने क्षेत्र में बड़े ही उत्कृष्ट काम करते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कदम है, और ऐसा होना भी चाहिए। बहुत से अत्यंत प्रतिभाशाली लोग होते हैं जिन्हें कि उन चीज़ों को हासिल करने में बड़ी कठिनाई होती है, जिसके वो हकदार हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, और बिल्कुल बिना लाग लपेट के सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि 90 के दशक से आपके विकलांग साथी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, विकलांग साथी ट्रस्ट तो बहुत बाद में बना, लेकिन जो इसके अध्यक्ष हैं आदरणीय विष्णुकांत मिश्रा जी, इन्होंने दिव्यांगों के प्रति जिस श्रद्धा, जिस लगन और जिस समर्पण के साथ काम किया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। अब है क्या, लेकिन उसको कोई इस वो नहीं दिया गया कि बहुत बड़ा नाम दे दिया गया हो। कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं और बड़ा नाम मिल जाता है। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता कि उनको बड़ा नाम मिल गया या वो, लेकिन मैं उन लोगों की वकालत करना चाहता हूँ जिन लोगों ने काम तो बहुत किया, लेकिन उनको उतना नाम नहीं मिला। आदरणीय मिश्रा जी निरंतर, मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो वो उनके पास केवल एक ही बात होती है, यार दिव्यांग विकलांग दिव्यांग। बस हम जब कभी कवि सम्मेलन में जाते हैं, आदरणीय को कविता लिखने का बहुत शौक़ है, हम जब कभी कवि सम्मेलन में जाएंगे तो उनकी कविता केवल दिव्यांगों पर ही आधारित होगी। मतलब केवल बस इनको तुमको क्या उपहार दूँ और दिव्यांगों, मतलब केवल हम कवि लोग जो हैं हमने प्रेम पे लिखने लगते हैं, किसी और चीज़ पे लिखने लगते हैं। लेकिन उन्होंने तो लगता है कभी कभी तो मुझे यही लगता है कि इन्होंने अपना न केवल जीवन बल्कि अपने विचार, अपनी पद्धति, अपनी सोच, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है दिव्यांगों के कल्याण हेतु। तो यहाँ पर मैं एक बात दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ अपने सभी, न केवल समस्त दिव्यांग बंधुओं से बल्कि सकलांग बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि क्यों ना इस बार हम पद्म पुरस्कार में पद्मश्री के लिए आदरणीय मिश्रा जी के नाम का अनुमोदन करें, उनके नाम को हम बढ़ाएं। जब हमें ये अधिकार दिया गया है उसमें कुछ नहीं करना है। आपको सभी लोग इंटरनेट चलाते हो, आप लोग उसमें गूगल में पद्म अवार्ड लिखिएगा। पद्म अवार्ड के बाद आपको सबसे पहले नंबर पे ही मिल जाएगा padmaward.gov.in, padmaward.gov.in। जब आप उस पर जाएंगे तो वहाँ पर एक जगह पर आपको मिल जाएगा नॉमिनेशन। किसका नॉमिनेशन? अगर आप आवेदन भी करना चाहते हैं, सपोज कर लो कि स्वयं आप अपना आवेदन देना चाहते हैं कि आपको पद्मश्री मिलनी चाहिए, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आप अपनी उपलब्धियों को गिना सकते हैं। आप अपनी उपलब्धि के समर्थन में उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अपने बारे में कहना ये थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन हाँ, किसी को नॉमिनेट करना, किसी को नॉमिनेशन देना, किसी का नामांकन करना, ये एक श्रेष्ठ बात हो जाती है। तो मैं तो सार्वजनिक मंच से, हमारा ये YouTube का दिव्यांगम चैनल है, आज ये बहुत सार्वजनिक मंच है और जिससे कि हम अपनी आवाज़ लगभग काफ़ी लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। हमारे कई सब्सक्राइबर हैं, हमारे बहुत से लोग हैं जो हमें देखेंगे, मेरे वीडियो को सुनेंगे। तो मैं उन सभी लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि अगर हम
एक हैं, हम एक समूह की तरीके से काम कर रहे हैं। हम एक ट्रस्ट में, एक विकलांग साथी ट्रस्ट में एक समूह की तरीके से काम कर रहे हैं और उसमें एक दिव्यांग व्यक्ति को मांगा गया है जिसको कि पद्म अवार्ड के लिए पद्म अवार्ड दिया जा सकता है। तो क्यों ना हम, मिलना ना मिलना, हम तो ये सोच के चल रहे हैं मान लो उन्हें नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, नहीं मिलने दो, लेकिन हाँ, मिलना ना मिलना एक अलग बात है। हम उनके नाम का नॉमिनेशन कर सकते हैं और उस पर समर्थन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सबका उनसे समर्थन मांगता हूँ कि आप उनके नाम को आगे बढ़ाएं, जिससे कि एक पद्म अवार्ड एक ऐसे व्यक्ति को मिले जिसने निश्चित रूप से तन समर्पित, मन समर्पित, सब कुछ समर्पित कर दिया। आलोचनाएं तो फिर भगवान श्री राम की भी हुई थी। भगवान राम को भी विभिन्न प्रकार की बुराइयों से नवाजा गया था। तो मैं किसी भी प्रकार की आलोचना में न जाते हुए सिर्फ सकारात्मक बात करना चाहता हूं और एक बार पुनः आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप आदरणीय विष्णुकांत मिश्रा जी का नाम पद्म अवार्ड के लिए ज़रूर नामांकित करें। और अगर ये पद्म अवार्ड मिलेगा तो जितनी खुशी मिश्रा जी को, शायद मिश्रा जी को इतनी खुशी नहीं होगी, और मुझे ये भी लगता है, यहाँ भी कहना जल्दबाजी होगी, कि वो तो अपना अवार्ड पूरा समर्पित ही कर देंगे दिव्यांग। मेरी कभी कभी चर्चा होती है उनसे, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये सब कर रहे हैं क्या, तो वो कहते हैं मैं तो सारा कुछ दिव्यांगों के लिए, अगर मुझे ये मिल जाए, अगर मुझे ये हासिल हो जाए तो मैं इतना दिव्यांगों को दे दूँगा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं इतना दिव्यांगों को दे दूँगा। मतलब उनके पास कोई भी बात जब होती है तो उनके पास केवल एक ही बात होती है कि मैं दिव्यांगों के लिए ये कर दूँगा, मैं दिव्यांगों के लिए वो कर दूँगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने तो अपना जीवन पूरी तरीके से, और उनको देख के प्रेरणा मिलती है, हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ ऐसा तो करें कि काश हम भी मिश्रा जी बन जाएं, उनके जैसी सोच लाएं। अगर वो सोच हो जाए तो मैंने कई एनजीओज़ को देखा है, मैंने कई एनजीओज़ में काम भी किया है और उन चीज़ों को समझा है। मैंने देखा है लोग बड़े गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, बहुत ही गलत बिहेवियर होता है उनका दिव्यांगों के प्रति, लेकिन आदरणीय मिश्रा जी का व्यवहार कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा। ऐसा मत समझना कि मैं आज आदरणीय मिश्रा जी को महिमा मंडित करने के लिए मैं आज अपनी रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उनसे ज़रूर बिल्कुल भी एकमात्र भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं कुछ वो कर रहा हूँ, लेकिन बस मेरे मन की बात थी। मन की बात सभी करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी मन की बात करते हैं, मैं तो अपने दिल की बात भी कह रहा हूँ। मन की बात के साथ साथ मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ कि अगर हमारे आदरणीय मिश्रा जी को पद्म अवार्ड मिलेगा तो इसकी खुशी न केवल ट्रस्ट को होगी बल्कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को होगी। इसलिए मैं एक बार पुनः अपील करना चाहूँगा कि आप लोग उनका नाम ज़रूर आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।